हाय माय यूट्यूब फैमिली। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होती ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आइए अब कहानी की ओर चलते हैं। सानवी रूहान एपिसोड 33। ज्योति इस वक्त अपने कमरे में थी। जाने का वक्त हो गया था, फिर भी वीरेन ने उसे आवाज नहीं दी थी और ना ही उसे बुलाने के लिए आया था, इसलिए वो खुद ही उसके कमरे में चली गई थी। जब वो कमरे में आई तो उसने बाहर से कमरे का दरवाजा नॉक किया, लेकिन अंदर से किसी भी आवाज नहीं आई, जिसे देख वो खुद कमरे के अंदर आ गई तो देखा वीरेन वहां पर मौजूद नहीं था। जिसे देख उसने अपने कंधे उचका दिए और कमरे से बाहर जाने के लिए पीछे मुड़ी ही थी कि तभी वीरेन का फोन रिंग होने लगा। फोन रिंग होने की आवाज सुनकर ज्योति की नजर उसके फोन की तरफ चली गई। फोन भी वहीं पर था, लैपटॉप भी वहीं पर था, लेकिन वीरेन वहां पर नहीं था। उसने फोन में झांक कर देखा तो उस पर कबीर का नाम शो हो रहा था। जिसे देख ज्योति ने चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाई और धीरे से फोन उठाकर कान पर लगाया। लेकिन दूसरी तरफ से जो उसने सुना, उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई और वो जोर से चिल्ला दी। उसकी आवाज सुनकर कबीर भी घबरा गया और उसने झट से फोन को कट कर दिया। यूरोप नोआ के घर का किचन ओपन किचन था, जिस कारण उसका पूरा ध्यान कबीर के ऊपर ही था। एक तरफ वो खाना बना रही थी तो दूसरी तरफ वो बार बार कबीर की तरफ देख रही थी, लेकिन उसकी आवाज उसे साफ सुनाई नहीं दे रही थी। कबीर को इतना ज्यादा घबराया हुआ देखकर नोवा ने जल्दी से गैस ऑफ कर दिया और वो भागते हुए कबीर के पास आकर खड़ी हो गई और उसे देखते हुए घबराकर बोली, क्या हुआ बेबी, तुम इतना ज्यादा घबराए हुए क्यों हो? सब कुछ ठीक तो है ना? कबीर ने गहरी सांस ली और नोवा का हाथ पकड़ते हुए बोला, सानवी भाभी का किडनैप हो गया है। ये बात बताने के लिए मैंने वीरेन को कॉल किया था, लेकिन फोन वीरेन ने नहीं, ज्योति ने उठा लिया था और उसने सब कुछ सुन लिया। अब बहुत ज्यादा पैनिक कर रही है। कबीर की बात सुनकर नोवा ने अपनी आंखें छोटी की और बोली, ज्योति कौन है? कबीर ने उसकी तरफ देखा और उसके सर पर हल्के से टपली मारते हुए बोला, पागल लड़की, मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। ज्योति सानवी भाभी की बेस्ट फ्रेंड है। कबीर की बात सुनकर नोवा ने चैन की सांस ली और कहा, ओ अच्छा, लेकिन उसके पास वीरेन का फोन कैसे आया? वीरेन अपना फोन तो किसी को नहीं देता। नोवा और कबीर के रिलेशन को लगभग 4 से 5 साल हो गए थे। इस कारण उसे कबीर के लाइफ में आने वाली हर एक इंसान के बारे में अच्छे से पता था और वो वीरेन और रूहान से मिली भी थी, इसलिए नोवा उन्हें अच्छी तरीके से जानती थी। नोवा की बात सुनकर कबीर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो बोला, हाँ यार, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। उसकी बात सुनकर नोवा ने अपना सर हिला दिया और कहा, थोड़ी देर बाद फिर से ट्राई करना। कबीर ने अपना सर हिला दिया और उसके बारे में सोचने लगा कि वीरेन का फोन ज्योति के पास कैसे आया, क्योंकि सबको पता था वीरेन सीक्रेट एजेंट होने के कारण वो अपना फोन किसी को नहीं देता था, सिवाय अपने खास लोगों के, जैसे कि कबीर, देव, राहुल और रूहान। उनके सिवा उसके फोन को कोई भी हाथ नहीं लगाता था। दूसरी तरफ बेंगलोर, वीरेन अपना फोन और लैपटॉप रखकर अपने दूसरे फोन से किसी से फोन पर बातें करते हुए बालकनी में खड़ा था। वो बालकनी के आखिरी छोर पर था, जिस कारण उसके फोन रिंग होने की आवाज उसे सुनाई नहीं दी। लेकिन जैसे ही ज्योति की चिल्लाने की आवाज उसके कानों से टकराई, उसने जल्दी से फोन को जेब में डाल दिया और भागते हुए कमरे में आया तो अपना फोन ज्योति के हाथ में देखकर और ज्योति के चेहरे पर आए पसीने की बूंदें देखकर और उसका चेहरा इतना ज्यादा घबराया हुआ देखकर वीरेन के माथे पर तौरिया चढ़ गई। वो जल्दी से उसके पास जाकर खड़ा हो गया और उसके हाथ से अपना फोन लेते हुए बोला, ज्योति, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो और मेरे फोन के साथ क्या कर रही थी? ज्योति ने जैसे ही वीरेन को देखा, उसने जल्दी से उसकी शर्ट को पकड़ लिया और उसे झंझोरते हुए रोते हुए बोली,
सानू, सानू उसका उसका किडनैप हो गया है। मेरी छोटी कैसी होगी? मुझे उसके पास जाना है। मुझे अभी के अभी उसके पास जाना है। प्लीज़ वीरेन जी, मुझे उसके पास लेकर चलिए। पता नहीं वो कैसी होगी, किस हालत में होगी। वीरेन उसकी बात सुनकर शॉक हो गया। उसने ज्योति के बाह को कसकर पकड़ लिया। क्या कहा तुमने? ये बात तुम्हें कैसे पता चली? ज्योति ने अपने आंखों में आए आंसुओं को रोकते हुए भर आए गले से बोली, कबीर जी, उनका फोन आया था। वीर ने जैसे तैसे ज्योति को शांत किया और कहा, रूहान है वह, सब कुछ संभाल लेगा, तुम टेंशन मत लो, बस सानू भाभी को कुछ नहीं होने देगा। तुम जाओ, जाकर रेडी हो जाओ और समीरा रेडी है कि नहीं वो भी चेक कर लो और प्लीज अपना चेहरा ठीक कर लो। अगर किसी को पता चल गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ज्योति ने अपना सर हाँ में हिलाया और अपने आंखों में आए आंसू को साफ करते हुए बोली, लेकिन सानू, उसे कुछ होगा तो नहीं ना? वीरेन ने अपना सर हिलाते हुए कहा, मैंने कहा ना, रूहान उसे कुछ नहीं होने देगा, तो उसे कुछ नहीं होगा। वीरेन ने बहला फुसलाकर ज्योति को शांत किया और उसे कमरे में भेज दिया। उसके जाते ही वीरेन ने कबीर को फोन लगाया। तो जैसे ही वीरेन का फोन आया, कबीर ने फोन उठाते हुए कहा, साले, तेरा फोन उसके हाथ में कैसे था? वीरेन ने उसके बात को इग्नोर किया और पूछा, तुम बताओ, तुमने क्या कहा? सानू भाभी का किडनैप हो गया है? कबीर ने उसे सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर वीरेन बोला, यार, ये तो बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है। जरूर इन सब के पीछे एपी का हाथ होगा। लगता है इसके दिन भर चुके हैं। पता नहीं रूहान इसे कहाँ कहाँ से सूझ सूझ कर नरक भेज दे। वो दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। फिर कबीर ने फोन कट कर दिया और वीरेन भी जल्दी से रेडी होकर समीरा और ज्योति को लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल गया। यूरोप, पहाड़ी। जैसे ही वो लोग सानवी के पास आने लगे, सानवी ने बिना सोचे समझे ही पानी में छलांग लगा दी। उसकी हरकत देखकर वहां पर खड़े सभी आदमी चौंक गए और उसकी तरफ भागते हुए नीचे झांककर देखने लगे तो सानवी तेजी से समंदर के पानी की तरफ खींची जा रही थी। ए- ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र की वो लहरें खुद उसे अपने पास आने के लिए मजबूर कर रही हो। वो सब लोग शॉक होकर उसे ही देख रहे थे। वह इतना ज्यादा शॉक हो गए थे कि उनके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकल रही थी। उन्हें तो सिर्फ इतने ही ऑर्डर मिले थे कि सानवी को यहाँ से गायब करना है, लेकिन अगर ये औरत मर गई तो रूहान सिंह राणा तबाही मचाएगा, तबाही। उन सबकी हड्डियां तक एकदम से ठंडी पड़ गई थी और उनके दांत तक ठंड के मारे थर थर कांपने लगे थे, जिस कारण उनके मुंह से भी आवाज आने लगी थी। सब गार्ड अपनी जगह पर जमे हुए थे कि तभी उनके कान में एक झपक की आवाज आई। वह आवाज इतनी जोर से हुई थी कि सबके कान में उस आवाज से फट गई। तभी उनके कान में फिर से एक आवाज आई, वो भी उतने ही जोर से आई हुई थी और सब लोग उस तरफ देखने लगे। लेकिन अंधेरा इतना ज्यादा हो रहा था कि कोई भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही सानवी पानी में गिरी, रूहान के कान खड़े हो गए। वो लगभग पहाड़ी के पास पहुंच चुके थे और जैसे उसने सानवी को ऊपर से नीचे गिरते हुए देखा, उसकी रूह तक कांप उठी। वो शॉक होकर सानवी को गिरते हुए देख रहा था। अपने सामने अपने वजूद का इस तरह मिटता हुआ देखकर रूहान सिंह राणा की आग उसके मस्तक में घुस गई। वो भेड़िया सचमुच अब भेड़िए का अवतार लेने वाला था। तभी उसके कान में सानवी के पानी में गिरते ही झपक के आवाज आई, जिसे सुनते ही रूहान बिना सोचे समझे ही वहीं से छलांग मार दी। सानवी जिस तरफ गिरी थी, रूहान उससे कुछ दूरी पर पानी में छलांग मार चुका था। देव और ब्राउन शॉक होकर इस नजारे को देख रहे थे। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। ब्राउन जल्दी से हरकत में आते हुए उसने गार्ड्स को पानी में उतरने का इशारा किया। वैसे ही वो लोग पहली तैयारी में आए हुए थे। अगर ऐसी नौबत आ जाए तो उन्हें समंदर में छलांग लगानी पड़ेगी। वहीं रूहान सानवी की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन हवाओं का रुख और समंदर की लहरें इतनी ज्यादा तेज हो गई थी कि
वो सानवी की तरफ जितने पास जाने की कोशिश कर रहा था, वो उतने ही तेजी से उसे दूर होता जा रहा था। उसकी सारी कोशिशें नाकाम होती जा रही थी। इतने बड़े समंदर में, इतनी ज्यादा उठती लहरों में सानवी को ढूंढना बिल्कुल भी नामुमकिन हो गया था। सब अपनी फटी आंखों से यह नजारा देख रहे थे। रूहान अपनी जी जान लगाकर सानवी की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, पर जैसे वो पास जाता, लहरें उसे पीछे खींच लेती थी। तभी उसकी नजर सानवी के ऊपर पड़ी, क्योंकि अब तक सभी गार्ड्स उसे घेर कर पानी में उतर चुके थे और टॉर्च होने के कारण अब उनकी नजर सानवी के ऊपर जा रही थी, जो समुद्र के पानी की गहराई में अंदर ही अंदर चली जा रही थी, जिसे देखकर रूहान अपनी जी जान लगाकर उसके तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। सभी गार्ड्स ने घेर कर पानी में खड़े होने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, लेकिन समंदर की लहरें तेज होने के कारण वो ठीक से उसके पास पहुंच नहीं पा रहा था। जैसे जैसे लहरें आ रही थी, वैसे वैसे सब लोग आगे पीछे हो रहे थे। तभी रूहा ने एक बड़ी सी छलांग लगाई और वह सीधा सानवी जिस तरफ गिरी थी वहां पहुंच गया। उसने जल्दी से सानवी को पकड़ लिया। सानवी ज्यादा गहराई में ना जाकर पहाड़ी के उस तरफ ही थी, जहां पर थोड़ा पानी कम था। रूहान ने सानवी को झट से गोद में उठा लिया, तो सानवी ने अपनी आंखें हल्के से खोल दी और वह अपनी आंखें बंद करके वैसे ही बेहोश हो गई। 2 घंटे बाद RSR पैलेस, रूहान का कमरा। सानवी के आंखों के बुलबुले धीरे धीरे हिल रहे थे और उसके पलके भी हल्के हल्के फड़फड़ा रही थी। तभी उसकी आंखें एक झटके में खुल गई। उसने अपनी नजर चारों तरफ दौड़ाई, तो इस वक्त वह मखमली कमरे में मौजूद थी। उसने अपनी आंखों पर हाथ रखा और धीरे से बड़बड़ाई, मैं इतनी जल्दी स्वर्ग में पहुंच गई। हे महादेव, आपको बुलाना ही था तो हमारे राणा जी के बाहों में आने के बाद बुला लेते। ऐसे उनने से बिना मिले, उनसे नाराजगी दूर किए बिना ही, उनसे प्यार किए बिना ही आपने मुझे अपने पास बुला लिया। ये आपने ठीक नहीं किया। उसका इतना कहना था कि तभी उसके कानों के बेहद डरावनी खूंखार आवाज आई, अगर तुम्हारे भोलेनाथ चाहे भी ना, तब भी तुम मर नहीं सकती। तुम्हें मारने का हक सिर्फ और सिर्फ इस रूहान सिंह राणा का हो। जैसे ही सानवी के कान में खूंखार आवाज सुनाई पड़ी, उसने झट से अपनी गर्दन घुमाकर दूसरी तरफ देखा, तो रूहान को अपने पास इतने नजदीक देखकर सानवी अंदर तक हिल गई, क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल काला पड़ चुका था। सानवी ने अपना थूक निगल लिया और रोनी शक्ल बनाकर अपनी टूटी फूटी आवाज में कहा, हे भोलेनाथ, आप मुझे ऊपर ही बुला लेते। रूहान ने गुस्से से उसे देखा और फिर अपने दांत पीसते हुए बोला, अगर तुम्हारे मरने की बातें खत्म हो गई हो तो चुपचाप उठकर कुछ खा लो। सानवी ने मुंह बनाते हुए कहा, आप कैसे निर्दयी आदमी है राणा जी। लेकिन मैं ऐसे यहाँ कैसे पहुंच गई? मैं तो समंदर में गिर गई थी ना। रूहान ने अपना सर हिला दिया और कहा, कहा ना तुम्हें तुम्हें मारने का हक सिर्फ और सिर्फ मुझे है। तुम मेरे बिना मर भी नहीं सकती और मेरे बिना जी भी नहीं सकती, क्योंकि तुम सिर्फ रूहान सिंह राणा के हो। उसकी बात सुनकर सानवी खुश होती हुई बोली, आप मुझसे नाराज नहीं है ना? रूहान ने अपनी आंखें छोटी की और उसे एक डेडली लुक देते हुए बोला, मन तो कर रहा है माऊ कि तुम्हें 3-4 झापड़ यही लगा दूं, लेकिन तुम्हारे अंदर बचे इन सिर्फ हड्डियों को देखकर तुम पर इतनी दया कर रहा हूं। उसकी बात सुनकर सानवी ने अपनी तरफ देखा और कहा, मैं अच्छी खासी हूँ, इतना तो मांस मेरे अंदर है ही कि मेरी हड्डियां बिल्कुल भी ना दिख रही हो। उसकी बात सुनकर रूहान ने उसे घूरते हुए कहा, आवाज बैठी हुई है, फिर भी तुम्हें इतनी ज्यादा बातें करनी है। सानवी ने उसे प्यार से देखा और उसके एक हाथ को अपने दोनों हाथों से लपेटकर उसके पास खिसकते हुए बोली, राणा जी, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे लगा मैं आपको देखे बिना ही मर जाऊंगी।
उसकी बात सुनकर रूहान का दिल जोरों से धक-धक करने लगा। सानवी की बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। डर तो खुद भी गया था। उसने झट से सानवी को पकड़ लिया और उसे अपनी गोद में बैठाकर उसे कसकर गले लगा लिया। वो खुद ही जानता था इन इतने समय के बीच उसकी हालत क्या से क्या हो गई थी। उसने सानवी को इतना ज्यादा कसकर पकड़ रखा था कि सानवी को सांस आने में भी तकलीफ हो रही थी। उसने कहराते हुए कहा, राणा जी, इतना तो कसकर मत पकड़िए। रूहा ने उसे हल्का सा छोड़ दिया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, अगर अगली बार ऐसी कोई गलती की ना माऊ, तो तुम्हें बालकनी से सीधा नीचे फेंक दूं। सानवी ने अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान ली और उसके आंखों में देखते हुए बोली, ठीक है, फिर आप भी मेरे पीछे कूद जाना। उसके बात सुनकर रूहा ने अपना सर ना में हिला दिया और कहा, इसकी सजा तो तुम्हें बहुत बड़ी मिलने वाली है। बस एक बार तुम्हारे अंदर एनर्जी तो आ जाए। रूहान की बात सुनकर सानवी ने अपना मुंह बिगाड़ दिया और कहा, आपने ही तो मेरी सारी एनर्जी ले ली है। अगर आप मुझसे नाराज नहीं होते, मुझे इग्नोर नहीं करते, तो मैं वहां पर जाती ही नहीं और मेरी एनर्जी भी इतनी ज्यादा वेस्ट नहीं हो जाती। रूहान ने अपनी आंखें छोटी की और अपनी दबंग आवाज में कहा, तुम्हारी एनर्जी तो आने के बाद वैसे भी वेस्ट होने वाली है। इतने दिनों की दूरियां जो मिटानी है। उसकी बात सुनकर सानवी एकदम से शर्म से लाल लाल हो गई। उसने अपने चेहरे को नीचे झुका दिया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसे ऐसे देखकर रूहान ने उसके कान पर अपना हाथ रखा और उसे अपने लबों से बहुत ही आकर्षक तरीके से सहलाते हुए बोला, ये तुम्हारे कान को क्या हो गया माऊ, इतना ज्यादा रेड क्यों हो गया है। उसकी बात सुनकर सानवी ने उसे गुस्से से एक लुक दिया और उसके गोद से उठते हुए बोली, आप ना बहुत ज्यादा बेकार है राणा जी। पहले खुद ने ही मेरे कान लाल किए, फिर उसके बाद पूछ रहे कि हम लाल कैसे हो गए। रूहा ने उसे कसकर पकड़ लिया और अपनी दबंग करारी आवाज में कहा, हिम्मत भी मत करना मुझसे दूर जाने की। कहते हुए उसने सानू को अपनी गोद में उठा लिया और फिर सोफे पर लेकर चला गया। इस वक्त सानवी रूहान के गोद में बैठी हुई थी और सामने टेबल पर खाना रखा हुआ था। सानवी ने घड़ी में टाइम देखा तो रात के लगभग 8:30 बज रहे थे। सानवी ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी की और रूहान की तरफ देखते हुए हैरानी से पूछा, आपने खाना खाया। रूहान ने अपना सर ना में हिला दिया और उसे खाने की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम खा लो। सानवी ने एक नजर खाने को देखा और फिर उसकी तरफ देखते हुए कहा, लेकिन आपने खाना नहीं खाया और 8:30 बज रहे हैं। सानवी की हैरानी कम नहीं हो रही थी। रूहान कितना ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस था, ये उसे अच्छे से पता चल गया था। ऐसे में उसका अपने स्वास्थ्य को लेकर आजकल उसका शेड्यूल बिगड़ जाना, ये बहुत बड़ी बात थी। रूहान ने टेबल पर रखा जूस का गिलास अपने हाथ में उठाते हुए कहा, मैं जूस पी लूंगा। सानवी को बहुत बुरा लगा। उसके कारण रूहान आज भूखा ही रह गया। उसने अपना पप्पी फेस बनाया और कहा, अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। रूहा ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, माऊ, मेरा दिमाग मत खराब करो, चुपचाप खाना खा लो। सानवी ने उसकी डांट सुनकर मुंह बनाते हुए कहा, आपको तो एनर्जी की जरूरत ही नहीं है। आप तो बिना एनर्जी के भी सब कुछ कर लेते हैं। सानू की बात सुनकर रूहान के होठों के कोने ऊपर की तरफ मुड़ गए और वह अपने एक आईब्रो ऊपर चढ़ाते हुए उसे देखकर चिढ़ाने वाली हंसी हंसते हुए बोला, इसका मतलब तुम्हें सच में एनर्जी की जरूरत है। उसकी चिढ़ाने वाली हंसी देखकर सानवी हड़बड़ा गई और हड़बड़ाते हुए बोली, मेरे कहने का मतलब वह नहीं था। आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं ना, आप खाना नहीं खाएंगे तो आपको एनर्जी कैसे आएगी ना। कहते हुए सानवी ने जल्दी से सामने रखा हुआ खाना अपने हाथ में लिया और उसे जल्दी जल्दी खाने लगी। उसे इतना जल्दी खाते हुए देखकर रूहा ने अपने होठों पर ग्लास लगाया और जूस के 2 घुट पीते हुए उसके कान को धीरे से अपने लबों से चूमते हुए बोला, वैसे आइडिया बुरा नहीं है।
उसकी बात सुनकर सानवी को अचानक से खांसी आ गई और वह खांसते हुए बोली, मेरा आइडिया बेकार है क्योंकि मैं खुद ही पागल लड़की हूँ। रूहा ने उसकी पीठ को बहुत ही अजीब तरीके से सहलाते हुए कहा, आई नो। जैसे रूहा ने ये कहा, सानवी उसकी तरफ घूम गई और उसे देखते हुए बोली, इसका मतलब आपने मुझे पागल कहा? मैं आपको पागल दिखती हूँ राणा जी? रूहान ने अपने कंधे उचका दिए और कहा, तुमने खुद से तो कहा कि तुम पागल हो। कहते हुए उसके हाथों की उंगलियां उसके गर्दन पर घूम रही थी, जिससे सानवी बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। उसके बदन के रोम रोम खड़े हो गए थे और दिल में हलचल सी मची हुई थी। पेट में तितलियां उड़ रही थी। उसके चेहरे के भाव देखकर रूहा ने अपने होठों से जूस का गिलास लगाया और उस जूस को अपने मुंह में भरकर उसे टेबल पर रख दिया और फिर सानी की गर्दन को कसकर पकड़कर उसका मुंह अपनी तरफ घुमा, उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगा। उसकी हरकत देख सानवी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और रूहान के बाहों से निकलने की कोशिश कर रही थी कि पर रूहान ने उसे इतना कसकर पकड़ रखा था कि वह ना चाहते हुए भी हिल भी नहीं पा रही थी। रूहान उसे बहुत ज्यादा पैशनेटली चूम रहा था, जिस कारण सानवी अपने होश खोने लगी थी। रूहान का एक हाथ सानवी के पूरे बॉडी में घूम रहा था और वो बिना रुके उसे वाइडली चूमे जा रहा था। जब काफी देर बाद चूमने के बाद सानवी की आंखें सांस लेना आने के कारण बंद होने लगी तो रूहान ने उसके निचले होठों को अपने दांतों के बीच फंसा लिया और उसे कसकर खींचते हुए छोड़ दिया। जैसे रूहान ने सानवी को छोड़ दिया, सानवी तेज तेज सांसें भरने लगी, जिसे देख रूहान ने उसके दोनों हाथ अपने गर्दन पर लपेट दिए और फिर उसके दोनों पैरों को अपने कमर से लपेट कर अपनी जगह से खड़ा हो गया। वही सानवी तेज तेज सांसें लेते हुए उसकी आंखों में देख रही थी। उसने धीरे से कहा, राणा जी, अभी तक मेरे अंदर एनर्जी नहीं आई है। उसकी बात सुनकर रूहा ने आगे बढ़कर उसे दीवार से टिका दिया और वो उसके सामने खड़ा होते हुए उसके आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें एनर्जी की क्या जरूरत है? मैं हूं ना तुम्हें संभालने के लिए। कहते हुए रूहा ने सानवी के गर्दन पर अपने होठ रख दिए और उसके गर्दन को चूमने लगा, जिससे सानवी के मुंह से हल्के हल्की आहें निकलने लगी। रूहा ने उसके गर्दन को चूमते हुए उसके नाइट गाउन को नीचे खिसका दिया और उसके कंधे को चूमते हुए उस पर जोर से काट लिया तो सानू के मुंह से कराह निकल गई और उसकी पकड़ रूहान के कंधे पर कस गई। उसने कराहते हुए कहा, उप्स राणा जी, आई एम हर्टिंग। उसकी बात सुनकर रूहान ने उसे तिरछी मुस्कान लिए देखा और कहा, इट्स जस्ट बिगन किट्टू। रूहान की बात सुनकर सानवी ने उसे अपनी बड़ी बड़ी कत्थई आंखों से घूर कर देखा तो रूहान ने उसे देखकर अपनी एक आंख दबा दी और उसे ले जाकर बेड पर पटक दिया। उसकी हरकत देख सानवी पीछे खिसकते हुए हंसते हुए बोली, नो नो राणा जी, प्लीज स्लो डाउन। स्लो नहीं किट्टू, अभी मैंने शुरुआत भी नहीं की है और तुम मुझे धीरे करने के लिए कह रही हो। रूहान अपने चेहरे पर चिढ़ाने वाली हंसी लिए बोला तो सानवी घुटनों के बल बेड पर खड़ी हो गई और अपने हाथ को आगे करते हुए अपनी नौटंकी आवाज में बोली, उप्स राणा जी, ऐसे जुल्म मत करिए इस छोटी लड़की पर, कहीं हम बेड पर बिखर ना जाए। सानवी की नौटंकी देख रूहान ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचकर उसे सीधा बेड पर गिरा दिया और फिर उसके ऊपर आते हुए बोला, अच्छा माऊ को आज बहुत ज्यादा नौटंकी सूझ रही है। सानवी ने उसे जुबान निकालकर चिढ़ा दिया और फिर उसे चिढ़ाते हुए अपनी सेक्सी आवाज में बोली, राणा जी, प्लीज प्लीज राणा जी, राणा जी, मत करिए राणा जी। कहकर सानवी जोर जोर से हंसने लगी। उसकी वो निश्चल हंसी देखकर रूहान का दिल जोरों से धक धक करने लगा। एक तक अपनी जुनूनी नजरों से सानवी को देखने लगा। आज तक वो कभी भी रूहान के साथ इतना खुलकर नहीं हंसी थी। आज उसे इतना ज्यादा खुश देखकर रूहान के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई और वो उसके बालों को सहलाते हुए प्यार से बोला, क्या हुआ तुम्हें माऊ?
सानवी ने उसके गर्दन पर अपने दोनों हाथ लपेट दिए और अपना सर नामे हिलाते हुए उसके आंखों में देखते हुए बोली, प्रॉमिस करिए राणा जी, आप कभी भी मुझसे नाराज नहीं होंगे। अगर आपको मुझसे नाराज होना है तो आप मुझे डांट लीजिए, चाहे तो मार लीजिए, सजा भी दीजिए, लेकिन कभी भी इग्नोर मत करना। उसकी बात सुनकर ना जाने क्यों रूहान को एक सुकून का एहसास हुआ। धीरे धीरे दोनों के दिल एक दूसरे से जुड़ रहे थे। दोनों भी अब एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। जो तड़प, जो बेचैनी रूहान खुद अपने आप में महसूस करता था, आज वही तड़प और बेचैनी सानवी को अपने लिए महसूस करता देखकर रूहान बहुत ज्यादा खुश था। उसने सानवी के माथे को कसकर चूम लिया और फिर उसे ठीक से बेड पर लेटाकर उसके बालों को सहलाने लगा तो सानवी ने उसके ऊपर जाकर उसके ऊपर लेटते हुए अपनी आंखें बंद कर दी। उसकी हरकत देख रूहान ने उसे ठीक से अपने ऊपर लेटा दिया और उसे धीरे धीरे बच्चों की तरह सहलाने लगा। उसकी हरकत देख सानवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो वैसे ही नींद के आगोश में चली गई। जैसे ही सानवी सो गई, रूहान ने उसे बेड पर ठीक से लेटा दिया और फिर उसके ऊपर ब्लैंकेट डालकर वो कमरे से बाहर चला गया। जब वो कमरे से बाहर आया तो उसने देखा हॉल में इस वक्त कबीर, नोवा, ब्राउन और देव मौजूद थे। बाकी स्टाफ भी था लेकिन वो अपना अपना काम कर रहे थे। रूहान को सीढ़ी से उतरता हुआ देखकर देव, ब्राउन जल्दी से सीधे खड़े हो गए। वही रूहान जाकर उन सबके सामने सोफे पर शान से बैठ गया और ब्राउन को बोलने का इशारा किया। तो ब्राउन ने बाहर चल रहे खलबली के बारे में उसे सब कुछ बता दिया, जिससे सुनकर रूहान की आंखें छोटी हो गई। तो कबीर बोला, जरूर ये काम एपी का ही होगा, उसने ये सब कुछ किया होगा, वरना तुम्हारी शादी के बारे में तो हमें छोड़कर किसी को भी पता नहीं था। रूहान ने अपना सर हिला दिया और फिर कुछ सोचते हुए बोला, कियारा इस वक्त कहाँ पर है, उसके बारे में पता लगाओ। उसके फोन कॉल्स, वो कहाँ पर गई थी, उसके साथ क्या हुआ और किससे मिली थी, मुझे हर एक बात की डिटेल्स में चाहिए। रूहान की बात सुनकर कबीर ने उसे देखते हुए कहा, अब तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो यार, भाभी तो मिल गई है ना, और वो अब ठीक भी तो है। ऐसे कैसे तुम भाभी को छोड़कर किसी और के बारे में सोच सकते हो, वो भी उस नचड़ी कियारा के बारे में। कबीर की बात सुनकर रूहा ने उसे एक डेडली लुक दिया तो नोआ ने जल्दी से कबीर के सर पर टपली मार दी और उसे रूहान की तरफ देखने का इशारा किया। इस वक्त रूहान की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी, जिसे देखकर कबीर एकदम से घबरा गया और उसने नोआ का हाथ पकड़ते हुए घबराते हुए कहा, गलती गलती हो गई रूहान, मैं तो बस कह रहा था कि तुम उसके बारे में क्यों क्यों पूछ रहे हो। रूहान ने उसे गुस्से से घूरकर देखा और फिर ब्राउन की तरफ देखते हुए अपनी दबंग आवाज में पूछा, एपी की खबर मिली तुम्हें? ब्राउन ने जल्दी से उसे बताते हुए कहा, एपी के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है किंग बॉस, क्योंकि एपी अभी तक बाहर नहीं आया है और हमने जो गार्ड बेसमेंट में रखे हैं वो सब भी एपी के ही हैं, लेकिन उनका कांटेक्ट एपी के साथ नहीं हुआ था। इसका मतलब जरूर उसका पीए ही इन सबको हैंडल कर रहा है। रूहा ने उसकी बात सुनकर कुछ नहीं कहा। फिर अचानक से उसे कुछ याद आया तो उसने देव और ब्राउन की तरफ देखा और फिर ब्राउन से बोला, तुम उस लड़की के बारे में पता करने वाले थे जो एपी के होने वाली बीवी थे, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चला? उसकी बात सुनकर ब्राउन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, किंग बॉस, वो वहीं पर रहती है। हमने डिटेल्स निकाल ली है लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि वो कौन है, और फिर जब पता लगाने की कोशिश की तो लेडी क्वीन का किडनैप हो गया, इसलिए ज्यादा कुछ पता नहीं कर पाया हूँ। कल आपको 100% इस बारे में बता दूंगा। रूहान ने गुस्से से ब्राउन को एक लुक दिया और कहा, अगर तुम मेरे साथ नहीं भी आते तो क्या मैं मर नहीं जाता? जो काम तुम्हें हाथ में दिया है वो तुम लोग ठीक से कर क्यों नहीं रहे हो? पहले तो तुम लोगों ऐसे नहीं करते थे, वक्त पर सारे काम हो जाते थे, लेकिन इस बार तुम सब लोगों को हुआ क्या है? ये वीरेन भी पता नहीं क्या खोज खोज कर निकाल रहा है, तो उसे भी किसी के बारे में जानकारी नहीं मिल रही है। चल क्या रहा है इस रूहान सिंह राणा की दुनिया में? रूहान के गुस्से भरी दबंग आवाज पूरे पैलेस में गूंज रही थी, जिससे सुनकर सब लोग घबरा गए थे। स्टाफ भी एक जगह जमा होकर खड़ा था। डर के मारे सब लोगों की हालत खराब हो गई थी।
नोआ ने भी कबीर का हाथ कसकर पकड़ रखा था। वही कबीर की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। हालत तो ऐसी ही हो गई थी कि पूछो मत। सबको ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आत्मा ही उनके शरीर से अलग हो जाएगी। रूहान ने गुस्से से अपनी करारी नजर सबके ऊपर डाली और अपनी जगह से खड़ा होकर बोला, कल सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दो। बाकी डिटेल्स में तुम्हें ईमेल कर दो। और देव मुझे मिस्टर लाथुर के साथ हुई मीटिंग्स की डिटेल्स भेज दो। रूहान की बात सुनकर कोई कुछ बोलता इससे पहले कबीर अपनी जगह पर खड़ा हो गया और उसे देखते हुए जोर से चिल्लाकर बोला, और वो बेसमेंट में लोग पड़े हैं, उनका क्या? कबीर की बात सुनकर रूहान के चेहरे पे डरावनी क्रूर मुस्कान आ गई और वो आगे बढ़ते हुए बोला, मैं लीडर और माओ के साथ बदतमीजी करने वाले लोगों को छोड़कर बाकी सबके सर काट कर एपी को भेज दो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू। आखिर एपी है कौन और क्यों रूहान इतना उसके पीछे पड़ा है? क्या आपको भी रूहान और सानी का रोमांस देखना है? तो अगले भाग का इंतजार करिए और उसका नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जैसे एपिसोड पब्लिश होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।